सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर सुषमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज कुमार पाठक। नमस्कार। बिहार की राजधानी पटना में आज अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन AIPOC का 85वां सत्र आरंभ हो गया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के दौरान देश भर के विभिन्न विधायी निकायों, लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमने आमंत्रित किया है संवैधानिक मामलों की विशेषज्ञ सुषमा यादव को। सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद। श्रोताओं, कार्यक्रम का हम आरंभ करना चाहेंगे बिहार की राजधानी पटना में 43 वर्षों के अंतराल के बाद आरंभ हुए इस महत्वपूर्ण सम्मेलन पर। इसका उद्घाटन आज लोकसभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने किया। उन्होंने इस अवसर पर बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही है। हम आरंभ उनके वक्तव्य से ही करना चाहेंगे। 2025 का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन नए संकल्पों के साथ, नए विचारों के साथ देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त मजबूत करते हुए देश के 140 करोड़ लोगों को इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से उनकी आकांक्षा पूरी हो, ये सारी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी है। बड़ा ही कह लें कि उन्होंने एक दायित्व जताने वाली बात कही है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए क्या टिप्पणी करना चाहेंगे उनके वक्तव्य पर? मैं माननीय सभापति महोदय का, आदरणीय बिरला जी का अभिनंदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने यह चिंता जताई है। एक पीठासीन अधिकारी के रूप में ये चिंता उनकी बनती है, परंतु एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में और राजनीति वैज्ञानिक के रूप में मैं निराश नहीं हूँ। अभी ये यहाँ अवश्य याद करूंगी कि जब संविधान सभा में बातचीत हो रही थी और जब डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये अवश्य कहा था कि हम कितना अच्छा संविधान बना लें, वो उतना ही अच्छा होगा जितना उसे क्रियान्वित करने वाले लोग। तो वह बात बार बार जब भी हम संसद या अन्य विधायी सदनों में कुछ गैर संसदीय व्यवहार देखते हैं, तो यह चिंता हम सबके सामने आती है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें इससे निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए कि यह राष्ट्र बहुत लंबे अंतराल तक स्वशासी नहीं रह पाया। एक बहुत लंबा समय था। याद करें तो पटना में ये सम्मेलन हो रहा है और पटना महाजनपदों और पुराने गणतंत्रों, पूरा बिहार ही वह प्रदेश रहा है जहाँ से हम ये कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी कहा जा सकता है। गणराज्य जब विश्व जानता नहीं था तब हम गणतंत्रों में काम कर रहे थे और बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं भी थी जो उस समय हम उनमें देख सकते थे, उनके कार्यान्वयन में। और आप गणतांत्रिक मूल्यों की बात देखते हैं तो एक नायिका भी उस प्रदेश के प्रति जो प्रेम रखती है, जो लोकतंत्र है, जो राष्ट्र और समाज के प्रति दायित्व है, यानी हर नागरिक के अंदर ऐसा रहा होगा और देश प्रेम भी कूट कूट के भरा था। तो अब जब हम नागरिकों का व्यवहार देखते हैं और जनप्रतिनिधियों का व्यवहार भी देखते हैं तो चिंता ये बनती है। लेकिन उस गरिमा को याद करते हुए, उस गौरव को याद करते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ये गरिमा फिर से आएगी। लौटते हैं अपने संविधान पर। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच जो एक बड़ा ही कह लें कि संतुलन बना के रखा है, या किस तरह सुनिश्चित किया है? आम श्रोताओं को कैसे बताएंगे आप कि ये संतुलन किस रूप में दिखता है हमें? जी देखिए, जो हमारे मौलिक अधिकार बने वह तो वह अधिकार थे जिन पर समझौता ही नहीं हो सकता था। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, उस समय तो संपत्ति का अधिकार भी, और जो आज तक भी काफी मान्य है। ऐसे ही सरकार किसी की संपत्ति कभी भी नहीं लेती है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, ये एक प्रकार से ऐसे सत्य थे जिन पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते थे। ये व्यक्तियों के अधिकार थे और उस रूप में इनको ऐसे अध्याय में रखा गया जो अध्याय न्यायपालिका की देखरेख में था। यानी हम न्यायपालिका की शरण में जा सकते थे जहाँ भी लगता कि किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन हो रहा है। और श्रोताओं के लिए मैं यहाँ ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि यदि हम उसकी भाषा देखते हैं तो दे आर नॉन निगोशिएबल। द स्टेट शैल नॉट डू दिस, राज्य ऐसा नहीं करेगा, यह उनकी भाषा है।
लेकिन उस समय यह राष्ट्र और भी बहुत से स्वप्न देख रहा था। अधिकार तो एक तरफ थे, लेकिन एक सुंदर स्वराज का स्वप्न भी था। तो नागरिकों को जो अधिकार मिल रहे थे उनसे अधिक अधिकार मिलने चाहिए, यह तब सब चाहते भी थे और यह सुनिश्चित भी करना चाहते थे। इसलिए एक और अध्याय बनाया गया और वो अध्याय बना नीति निदेशक तत्वों वाला। नीति निदेशक तत्व वैसे अधिकार नहीं थे, लेकिन अगर आप याद करें तो उनकी परिभाषा ही ये है कि ये वे सिद्धांत हैं जिन्हें कोई भी सरकार अनदेखा नहीं कर सकती, और अगर अनदेखा करती है तो अपने संकट पर अनदेखा करती है, क्योंकि ये भविष्य के अधिकार थे। आप याद करें तो मुझे याद नहीं कि मुंशी जी ने कहा था या डॉक्टर अम्बेडकर ने तो उस पर प्रश्न भी उठाया था कि ये चेक्स का क्या, उन्होंने कहा दीज आर फ्यूचर चेक्स। तो एक प्रकार से वो भविष्य की सुरक्षा थी। और अगर आप देखें तो शिक्षा का अधिकार उनमें से अब बन गया है मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार बन गया है, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हम आजकल, वो भी गंभीर एक प्रकार से एजेंडा है हमारा। और इसलिए जो हमारे नीति निदेशक तत्व थे वो वस्तुतः भविष्य के भारत की रूपरेखा थे। और उस रूप में एक अध्याय बनाया गया कि जो काम अब सरकार और शासन नहीं कर पा रहे, जो काम अब संविधान सभा के सदस्य इंश्योर नहीं कर पा रहे, वो एक ऐसे अध्याय में लिख कर जा रहे हैं जो भविष्य में सुनिश्चित होंगे। और जिस प्रकार से हमने विकास किया है उससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि उनको हमने अधिकारों के रूप में परिवर्तित करने का कार्य पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से किया है। यहाँ पर फिर अगला सवाल बनता है कि संविधान को अपनाने के बाद जिस यात्रा की आपने बात की, उसमें संवैधानिक मूल्यों में बनाए रखने में कौन से संशोधन आपको लगते हैं कि ऐतिहासिक योगदान के रूप में रहे हों? और वहीं पर कहाँ न्यायालय आकर, आपने कहा कि कई ऐसे अवसर आए हैं चेक एंड बैलेंस को लेकर, तो न्यायालय वहाँ हस्तक्षेप करते हुए सामने आया हो, ऐसा यदि कोई उदाहरण रख सकें तो श्रोताओं को और अधिक स्पष्ट अवश्य। देखिए, क्योंकि हमने एक ऐसा संविधान बनाया था जिसमें उस समय के सभी आदर्शों को लाने का प्रयास किया था, और जब बहुत सारे आदर्श हम अपने सामने रखते हैं तो कहीं कहीं उनमें आपस में संघर्ष होना भी स्वाभाविक है। तो इसलिए क्या हुआ, एक तरफ संपत्ति का अधिकार भी था, दूसरी तरफ हम समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी समाज और राज्य की अवधारणा लेकर भी चले थे। तो सबसे पहले आपको याद होगा 9th शेड्यूल बनाई गई थी, जिसमें वो लैंड रिफॉर्म एक्ट्स रख दिए गए, वो नॉन जस्टिसिएबल बन गए कि इनमें जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है या न्यायालय है, इनमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। जो हमारी संसद है उन पर कानून बनाया और उनको 9th शेड्यूल में रख दिया। और मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगी, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने ये कहा था कि कोई सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका जनप्रतिनिधियों के ऊपर निर्णय नहीं रख सकती। जनप्रतिनिधि सर्वोच्च हैं। लेकिन फिर समय बदला और आपको याद होगा 1973, 75, 77 उनमें बहुत सारे ऐसे संविधान संशोधन आए। एक आपातकाल भी आया। आपातकाल में संसद क्षीण भी हुई, दुर्बल भी हुई, और उस समय कुछ ऐसे संशोधन आए जिन्होंने संविधान का रूप भी बदलने का प्रयास किया। तो अगर हम प्रारंभ करें तो 1969 में जो गोलकनाथ केस आया था वह संपत्ति के अधिकार पर और संसद और न्यायालय के अधिकारों के बीच में कौन सर्वोच्च, यह संघर्ष आरंभ हुआ। और उसी को चलते चलते उसके बाद जब 1980 में मिनर्वा मिल्स केस आया, और ये सारे के सारे केस जो थे ये इन दोनों के ही अधिकार क्षेत्र की बात थी। और उसी बीच में जब 1975 में आपातकाल आया तो संविधान में ऐसा संशोधन हो गया जिसे मिनी संशोधन भी हम कहते हैं, या फिर से लिखा गया था संविधान। लेकिन लोकतंत्र की गरिमा तब भी बनी रही। वो 2 वर्ष जरूर हमारे लिए कठिन रहे और उसमें लोगों के अधिकारों का हनन भी हुआ। उसको हम एक डार्क एज के रूप में भी याद करते हैं। लेकिन फिर मिनर्वा मिल्स आया और यह कह दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि संसद सर्वोच्च तो है या विधायी निकाय सर्वोच्च तो है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मूल ढांचा क्या है? वैसे उन्होंने बहुत सारी रूपरेखा दी थी जिसमें मौलिक अधिकार भी हैं, लेकिन मूल ढांचा क्या क्या है, यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास सुरक्षित रहे। तो हम समझते हैं संविधान सुरक्षित है और संविधान की गरिमा भी है और संविधान के प्रति भारतीय जनमानस में प्रेम भी है, आदर भी है, सम्मान भी है, जो बना रहना चाहिए और वो बना रहेगा तो इन निकायों की गरिमा भी बनी रहेगी। श्रोताओं, बड़ा ही महत्वपूर्ण कह लें कि संदेश दे रही हैं हमारी विशेषज्ञ सुषमा जी कि जो संविधान की मर्यादा है उसके प्रति हमारे आप नागरिकों के मन में अथाह स्नेह, प्रेम और सम्मान है। यह हमें बनाकर रखना है ताकि संविधान की गरिमा बनी रहे और साथ ही हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो अपने कर्तव्य और अधिकार का अतिक्रमण कभी नहीं कर सकें। इसके लिए ये आवश्यक है। जो पटना में 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है पीठाधिकारियों का, हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राय वहां से अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं, हम उन्हें भी सुनना चाहेंगे।
बिहार में आज से शुरू हुए इस 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में डिजिटल विधान मंडल नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के अनुप्रयोग पर चर्चा हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष की अपील के अनुरूप संसदीय और विधायी कार्यवाहियों के दौरान व्यवधान कम करने और सुचारू संचालन पर भी पीठासीन अधिकारी चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा और गोवा विधानसभा को छोड़कर सभी विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में अपने योगदान पर विधायी निकायों के पीठासीन पदाधिकारी विचार मंथन कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलीकरण पर विस्तार से चर्चा करने पर भी सभी प्रतिभागियों ने सहमति जताई है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन का समापन कल बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां के संबोधन के साथ संपन्न होगा। 43 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद बिहार की मेजबानी में हो रहे इस सम्मेलन को लेकर अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रति आभार जताया। कई प्रतिनिधियों ने संसदीय समितियों के तर्ज पर विधायी कमेटियों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। सुषमा जी, पीठासीन अधिकारियों की भूमिका पर चर्चा हो रही है और संविधान को केंद्र में रखा गया है। हम ये समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि संसद के बारे में तो हमने जानकारी श्रोताओं को दी, लेकिन राज्यों ने किस प्रकार से इस संविधान को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है, उसके कुछ उदाहरण यदि आप देना चाहें विभिन्न राज्यों से या विभिन्न स्मृतियों से, तो वह भी श्रोताओं के समक्ष रखें। राज्य हमारे इसी पूरे के पूरे संरचना का भाग हैं, अलग वह नहीं हैं। और राज्यों की राजनीति के विषय में भारत में बहुत ज्यादा अधिक शोध नहीं हुए हैं जो होने चाहिए, क्योंकि वहाँ अलग अलग विचारधाराओं पर आधारित दलों ने शासन किया। और सबसे पहले यदि हम कहें तो नॉन कांग्रेसिज्म जिसको हम कहते हैं, वह भी वहीं पनपा और वहाँ उदारवाद भी पनपा, समाजवाद भी पनपा, वामपंथ भी पनपा, जिसको हम अति वाम भी कहते हैं। परंतु उन सब के बावजूद अगर आप देखेंगे तो उन सब राज्यों में भी और उनके विधायी निकायों में भी एक जो मूल श्रद्धा, आगे फिर से मैं वही कहूंगी, मूल आस्था जो संविधान में होनी चाहिए। और ये भारत की एक विशेषता मैं कहूंगी कि वामपंथ भी, समाजवाद भी, कम्युनिस्ट पार्टी भी, कोई भी संविधान के विरुद्ध जाने का साहस नहीं करती है और संविधान के प्रति एक आस्था उनमें बनी रहती है। और वही हमारी आशा भविष्य के प्रति है कि कोई राजनीतिक दल आए, कोई प्रदेश सरकार हो। आपको याद होगा, वो मुझे अभी समय एकदम केस याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भारतीय संघ का एक बहुत महत्वपूर्ण केस है जहां विधायकों की परेड कराई गई थी। जो राज्यों में राजनीति हुई वो ज्यादातर इसी के इर्द गिर्द रही कि राज्यपाल की भूमिका क्या रही, संविधान में राज्यपाल की भूमिका क्या है और उसके पास कितना विवेकाधीन या स्वविवेक पर आधारित शक्तियां हैं। और उन पर विधायी निकायों में, केंद्रीय कार्यपालिका में और सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका में एक तारतम्य अवश्य बना रहा है। छोटे छोटे संघर्ष हुए हैं, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद संविधान का ताना बाना बना रहा और संविधान का मूल ढांचा अभी तक हम सब के हृदय और मस्तिष्क में उसी प्रकार से विराजमान है। यदि हम भविष्य की बात करें, बहुत संक्षेप में इसका जवाब चाहूंगा, तो संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए कौन कौन से सुधार ऐसे अपेक्षित आपकी दृष्टि में है जहां पर कि संविधान के प्रति निष्ठा बनी रहे, उसके लिए कौन कौन से सुधार आप देखती हैं कि होने चाहिए? वैसे तो मुझे लगता है जो हमने अभी तक परिवर्तन किए हैं अपने दलीय व्यवस्था में भी और विधायी व्यवहार में भी, वह काफी हैं। परंतु विधान सभाओं में जाने वाले सभी सदस्यों के मन में यह विचार रहना चाहिए, और अगर हम कहीं रिकॉल का भी अधिकार ला सकें तो बहुत बड़ा सुधार होगा। क्योंकि उससे ये होगा, हर विधायक जब विधायक बन जाता है या बन जाती है विधायक, तो कहीं ये लगता है अब हमारा कुछ नहीं हो सकता या हमें कहीं जवाब भी नहीं देना है। मेरा शोध भी पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे था, तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के आश्वासन होते हैं, विशेष तौर पर चुनावों के समय में, उनका कोई लेखा जोखा नहीं रखता और बाद में ये नहीं पूछता कि आपने ये कहा था, आपने ये किया कि नहीं किया। तो राइट टू रिकॉल अगर कहीं आ जाता है, मैं ये तो नहीं कहूंगी अभी कि नॉट फाउंड सुटेबल या जिस तरह से हम एनएफएस करते हैं यहाँ भी ऐसा हो जाए, नोट एंड नो, वो तो मैं नहीं कहूंगी, उसमें थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन केवल इतना कि हर विधायी प्रतिनिधित्व के मन में ये भय हो कि जनता उनको देख रही है और जनमत उनको इस रूप में ही स्वीकारेगा जब तक वह उत्तरदायी हैं। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन में आया है, तो यह उत्तरदायित्व की भावना और जनमत के प्रति विश्वास और जनता के प्रति समर्पण, ये तीनों विधायी निकायों में और उनके सदस्यों में, हमारे जनप्रतिनिधियों में आए तो अवश्य ही हमारे लोकतंत्र का आने वाला स्वरूप और अधिक मधुर होगा। सुषमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधायी निकायों के योगदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर सुषमा यादव।
कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज कुमार पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।